हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं कुणाल मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्रिएटर्स एकेडमी में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसा कि आपको याद होगा, या आप लोगों ने अभी तक मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो जा करके ज़रूर से ज़रूर को उसको देख लें। ठीक है, मैं अपने आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत सारी चीज़ें, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स क्यों होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, एक बार जाकर के उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना। ठीक है, अब देखो, पिछले क्लास में मैंने एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करी थी, और क्या बोला था मैंने कहा था कि देखो एटॉमिक रेडियस के साथ साथ कौन कौन से पेरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं, घटते चले जाते हैं। बात समझ रहे हो, यानी उनका डिक्रीज़ हो जाता है, एटॉमिक साइज़ के बढ़ने से वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, वो मैंने बताया था। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात नहीं करी थी, बस मैंने यही कहा था कि एटॉमिक साइज़ के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाता है। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ तक बात करी थी। अब देखो बच्चों, ठीक है, अब क्या है, आज हम लोग बात करेंगे, आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, लैटिस एंथैल्पी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे। एक्चुअली ना यूट्यूब में पढ़ाना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट काम है, बिकॉज सामने स्टूडेंट्स नहीं होते, सामने एक कैमरा होता है, और अपने ही दिमाग से मतलब फील करके कि हाँ सामने स्टूडेंट्स बैठे होंगे, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमें वीडियो शूट करना होता है। एक डिफ़िकल्ट काम तो है, ठीक है, और ख़ुद से ही बोलना होता है, मतलब लगातार बोलते रहना, समझ रहे हो, लगातार बोलते रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो वीडियो में, जैसे कि कुछ समझ ना आए, किसी चीज़ में दिक्कत हो, तो ना कमेंट ज़रूर करना कि सर ये समझ नहीं आया, तो मैं स्पेशली उन प्रॉब्लम्स का एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आज का जो हमारा सेशन होगा, ठीक है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलो सबसे पहले ना आप स्क्रीनशॉट ले लो आज का सेशन का, कि आज हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 से। ठीक है, अब देखो, ग्रुप नंबर 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS1, और ग्रुप नंबर 2 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS2। ठीक है, अब यहाँ उन एलिमेंट्स के नाम हैं जो ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 में प्रेजेंट एलिमेंट्स के नाम हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इसमें क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है विच इज़ मोर स्टेबल एलिमेंट। ठीक है ना, जैसे हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि सोडियम और मैग्नीशियम दे दे, और पूछा जाए कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन सा है, या ये पूछेगा कौन सा स्टेबल एटम है। ठीक है ना, तो सुनो ध्यान दो, हम लोगों ने यूनिट 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये पढ़ा था कि जिसके भी मतलब कि जो भी एलिमेंट का जो ऑर्बिटल होगा वो फुलफिल्ड होगा, तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कहलाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, और वो एटम खुद भी एक स्टेबल एटम होगा। बात समझ रहे हैं, मतलब क्या, फुल्ली फिल्ड का मतलब ऑर्बिटल का, फुल्ली फिल्ड का मतलब ये हो गया ऑर्बिटल। ठीक है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, अगर क्या मतलब ये s ऑर्बिटल ही है, s ऑर्बिटल, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है NS1 के केस में। लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में चले जाते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, देखो ये एक है, और इसमें क्या होगा, s ऑर्बिटल में, इसमें NH2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है एक एस ब्लॉक के ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एस ब्लॉक के ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, मतलब ये क्या हो गए, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। देखो ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो गए, कौन सा है ये, NS2, कौन सा है, NS2, ये एस ब्लॉक के
ये एस ब्लॉक है जिसमें क्या है आपका दोनों इलेक्ट्रॉन है और ये कैसा है, फुल्ली फिल्ड है। तो अब कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो जाहिर सी बात है ग्रुप 2 वाले यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 वालों को क्या बोला जाता था, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप 2 वालों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टेबल कहा जाता है, स्टेबल एलिमेंट्स कहा जाता है ग्रुप 2 वालों को। ये बात अच्छे से दिमाग में रखना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसके ऑर्बिटल कैसे होते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, और इसमें क्या है, ये हाफ फील्ड है, ठीक है ना, ये हाफ फील्ड है। ऐसे पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक में भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन फुल्ली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, मतलब अगर कभी तुमको पूछे विच इज़ मोर स्टेबल देन, अगर सोडियम या मैग्नीशियम के केस में या किसी भी एलिमेंट्स के केस में पूछ दे तो कौन से होंगे, ग्रुप 2 वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे। ग्रुप 2 वाले कैसे होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब चलो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं। इसके बाद का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कुछ लोग या कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक ही चीज़ मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है बच्चों, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और मैं इन दोनों के बारे में आज आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहना और अच्छे से वीडियो को देखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। देखो तुम्हें पता है कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होता है। ऐसे न्यूट्रॉन भी होता है, पर न्यूट्रॉन इस मामले में कुछ खासा, मतलब कुछ भी अपना कह सकते हो पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी तरह का कोई योगदान नहीं देता, ठीक है ना। बात को समझना। तो हम यहाँ किसके बारे में बात करेंगे, प्रोटॉन्स के बात करेंगे। प्रोटॉन्स में तुम्हें पता है कौन सा चार्ज होता है, चलो लिखते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स में कौन सा चार्ज होता है तुम्हें तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो देखो मैं लिख दे रहा हूँ। प्रोटॉन्स में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तुम्हें तो पता होगा, इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में कैसा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स में हमेशा निगेटिव चार्ज होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स में कैसा चार्ज होता है, हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब देखो अभी हम खेल खेल में कुछ समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो प्रोटॉन्स है ये बॉयज़ हैं, ठीक है ना, मेल हैं, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हैं, ये गर्ल्स हैं। तो एक बात बताओ, बॉयज़ गर्ल्स के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन और गर्ल्स भी क्या करती है, बॉयज़ के साथ अट्रैक्शन फील करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्रोटॉन्स के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, एंड प्रोटॉन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, बिकॉज दोनों के बीच में, हाँ अभी नींद खुला होगा सबका। तो ध्यान दो, अब क्या है कि जो न्यूक्लियस है, बात को समझना, न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और चारों तरफ कौन घूम रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रही हैं। तो प्रोटॉन्स तो मतलब समझ रहे हो ना, अपना प्यार तो दिखाएंगे ना। ये हमें पता चल गया। प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, उनमें चार्ज निगेटिव होता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिट से ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है किसी भी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन, ठीक है ना, अफेक्शन, अट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन को वो पसंद करता है, प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन के साथ रहना चाहता है। अब कौन लड़का नहीं रहना चाहता है, सोच लो, कोई ऐसा लड़का मिलेगा क्या जो नहीं रहना चाहेगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत से लड़के होंगे जिनको लड़कियों से अफेक्शन तब नहीं होगा जब उनके पास अपने खुद ही बहुत सारी उनकी गर्लफ्रेंड्स, या समझ रहे हो ना, आगे बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ बात करेंगे 3 डिफरेंट टाइप के एटम्स की, ठीक है ना। तो देखो उस एटम्स को मैं लिख रहा हूँ। अब देखो एटम्स को मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट में हम ले लेते हैं नोबल गैसेस। देखना अभी तुमको समझ में आएगा। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। सेकंड में ले लेते हैं हम मेटल्स को, ठीक है। सेकंड में किसको ले लेते हैं, मेटल्स एटम को। और थर्ड में ले लेते हैं किनको, नन मेटल्स को। किनको ले लेते हैं, नन मेटल्स को।
थर्ड में हम ले लेते हैं नॉन मेटल्स को, ठीक है ना। फर्स्ट में नोबल गैसेस को ले लेते हैं, सेकंड में मेटल्स को ले लेते हैं और थर्ड में नॉन मेटल्स को ले लेते हैं। अब इन एटम्स का इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन कैसा है मैं समझाता हूँ। देखो, आपको पता है नोबल गैसेस क्या होते हैं? इनर्ट गैस, जो रिएक्शन नहीं करना चाहता। अब इनर्ट का मतलब क्या है? जाहिर सा बात है उनके पास जो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे फुली फील्ड होंगे। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें होगा ही नहीं, मतलब क्या कि उनके जो ऑर्बिटल्स होंगे फुली फील्ड होते हैं। आप देखना, जाकर के चेक करना, आपको दिखेगा कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फुली फील्ड होता है, ठीक है ना। तो ये जो है इनका इलेक्ट्रॉन के प्रति, मतलब दूसरे नए इलेक्ट्रॉन के प्रति जो होगा वो अफेक्शन क्या होगा? ना के बराबर होगा, मतलब नहीं होगा। तो देखो मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कैसा होगा? इलेक्ट्रो एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होगा इनके लिए? इनके केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस का कैसा होगा? निगेटिव होगा। मतलब वो नहीं पसंद करेंगे लेना, इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास खुद ही बहुत सारा है। बात समझ रहे हो? दूसरा क्या है? मेटल्स का कंडीशन क्या है कि हाँ ये लेना चाहता है, अगर इसको आप थोड़ी सी एनर्जी दे दो, ठीक है ना, तो भी क्या होगा कि हाँ ये पसंद करता है। मतलब पूरी तरह से तो नहीं, पर हाँ फिर भी इसका अफेक्शन होता है। तो इसके केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा इनका? क्योंकि पसंद करता है, तो इसके कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? मेटल्स के कंडीशन में क्या होगा बताओ? होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, EF कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। इनका कैसा होगा? इनका भी कैसा होगा? पॉजिटिव। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन खोर, एक होता है ना वर्ड, आदमखोर, वैसे ही नॉन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन खोर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब हाईली, मतलब कह सकते हो इतना अफेक्शन होता है कि मर जाए। चलो अब मैं इन तीनों को अलग एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। ये 3 लड़के हैं, मान लो, मानने में क्या जाता है, मान लो नोबल गैसेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 3 लड़के हैं, ठीक है। अब क्या है कि मैं नोबल गैस की शादी करवाना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन से। बात समझना, मैं नोबल गैस की शादी करवाना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन से। तो मैं जाऊँगा नोबल गैस के पास, बोलूँगा ए नोबल भैया एक काम करो, आप ना किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो नोबल गैसेस क्या बोलेगा? मेरे को पसंद ही नहीं, चाहिए ही नहीं। हम लोग यार कुछ ले दे के मामला सेटल कर लो, वरना चाहिए ही नहीं। तो फिर अच्छा ठीक है ज़्यादा ले लो, ठीक है ना। तो बोला ठीक है, कितना? तो ये बिक रहा है कितना में? 1 करोड़ में, ठीक है ना। दहेज प्रथा समझ रहे हो ना? देखो दहेज प्रथा को ये क्या करता है? सपोर्ट करता है नोबल गैसेस। घींच करके 2 चमाट मारना जब मिलेगा तो, ठीक है ना। तो नोबल गैस के कंडीशन में क्या है? अब देखो क्या है कि हमको ये बोल रहा है कि तुम हमको दे दो कुछ, मतलब पैसा कौड़ी कुछ दो, तभी हम इलेक्ट्रॉन से शादी करेंगे। तो ये जो पैसा कौड़ी है ना, यही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ रहे हो? मतलब समझना कि किसी एटम का ये एक एटम है, समझ लो, मान के चलो छोटा सा बना दिया, अच्छा थोड़ा बड़ा बना देते हैं। देखो ध्यान दो, ये एटम है, मतलब कोई एटम को अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वापस इसके ऑर्बिटल में डालना चाहूँ या खिलाना चाहूँ या देना चाहूँ, तो जब मुझे अलग से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, ठीक है ना। तो वो मिनिमम एनर्जी, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कहाँ आ जाए? उसके ऑर्बिटल्स में आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो मिनिमम एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोलो, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या कहलाएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन को एटम में वापस डालने के लिए, इलेक्ट्रॉन में डालने के लिए, वापस नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रॉन में डालने के लिए, खिलाने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाता है, ठीक है ना। तो बस अब इसके कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा? ध्यान दो, अब मैं इसे दे रहा हूँ ना, खुद से दे रहा हूँ, ये खर्च तो नहीं कर रहा अपनी एनर्जी कुछ भी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझना अच्छे से, समझना इस चीज़ को। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसे आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को यूनिट 3 में भी अच्छे से पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा यहाँ? पॉजिटिव, बिकॉज मैंने इसे दिया,
मैंने दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। बिल्कुल उलट, ये नहीं पसंद करता इलेक्ट्रॉन को, तो मैंने दिया तो क्या हुआ, पॉजिटिव। क्लियर है। अब इसके कंडीशन में कैसा होगा, Eg इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके कंडीशन में कैसा होगा बताओ, नेगेटिव, बिकॉज इसने क्या किया, मेटल्स ने, मेटल्स कैसा बनता है, ये तो उसको दहेज देना पड़ा। इसके कंडीशन में क्या है, ये कुछ हद तक पसंद करता है, मतलब अगर इसको चाहिए होगा मेटल को इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी खर्च करके, मतलब बोलेगा ठीक है भैया तुम कुछ दे दो हम कुछ दे देते हैं, मिला जुला के काम चल जाएगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, निगेटिव होगा मेटल्स की कंडीशन में। मतलब एक होता है ना, एक शादी तुम लोग वैसे भी देखे होगे, ठीक है दहेज कौड़ी मत दो, सामान दे देना, शादी कर लेंगे, बात समझ रहे हो। अब ये आ गया नॉन मेटल्स की कंडीशन में। ये नॉन मेटल्स कैसा बनता है पता है, ये नॉन मेटल्स है 40-45 के करीब वाला। एक्चुअल में 40-45 साल का नहीं है, मतलब एक्चुअल में नहीं है, बस इमेजिन कर लो कि ये जो नॉन मेटल है ना, ये 40-45 साल का बंदा है, इसकी शादी नहीं हो रही, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, भाई मेरे से ले लो और मेरी करवा दो, बात समझ रहे हो। मतलब ये अपनी एनर्जी खर्च करके भी इलेक्ट्रॉन को चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका अफेक्शन अनबिलीवेबल, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी भी खर्च करता है, कौन, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जब खर्च करता है इतनी एनर्जी, तो सोचो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, जाहिर सा बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, जाहिर सा बात है कैसा होगा, निगेटिव ही होगा। क्यों, इसने अपनी एनर्जी को खर्च करा, है ना। अपनी एनर्जी को अगर खर्च करा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगा, क्योंकि अपनी एनर्जी दे दिया ना। अब देखो एनर्जी की कंडीशन में कुछ एक दो बातें समझ लो, ठीक है ना। एनर्जी, चलो मैं तुम्हें एंथैल्पी या एनर्जी की कंडीशन में कुछ बताता हूँ। एनर्जी, ऐसे तुम लोग इसको पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, तो इसको तुम लोग पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, इसलिए डोंट वरी, थर्मोडायनेमिक्स में इसको पढ़ोगे। तो एनर्जी की कंडीशन में मैं समझाता हूँ, बात समझो। देखो अगर तुम अपनी खुद की एनर्जी खर्च कर रहे, ठीक है ना, तो तुम्हारा वैल्यू निगेटिव आएगा। और अगर कोई तुम्हारी मदद करे, मतलब जो तुम एनर्जी खर्च कर रहे हो उसके जगह पे कोई और तुम्हारी भी मदद कर दे, तो एनर्जी पॉजिटिव होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। मतलब तुमको उस काम के लिए क्या किया जा रहा है, एनर्जी दे दिया जा रहा है, तुम्हें अपनी एनर्जी लगानी नहीं पड़ रही, ठीक है ना, तब पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर अपनी एनर्जी लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझना। ऐसा थर्मोडायनेमिक्स में जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ऐसे समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बच्चा लोग, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के प्रति न्यूक्लियस का अफेक्शन है, एक एटम का अफेक्शन है कि वो कितना अफेक्शन दिखाएगा इलेक्ट्रॉन के प्रति, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, उस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाने के लिए जो एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। एकदम सिंपल से वर्ड में मैंने आपको ये बात समझा दी है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ तक तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो अब क्या था, ध्यान दो, हमने कहा था पिछले ही क्लास में कि अप टू डाउन, क्या अप टू डाउन जाने पर, देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, अप टू डाउन जाने पर, देखो अप टू डाउन जाने पर जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन की ओर जा रहे थे, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जैसे जैसे हम अप टू डाउन जा रहे थे तो क्या हो रहा था हमारा, जैसे जैसे अप टू डाउन जा रहे थे तो क्या हो रहा था हमारा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। याद आ रहा है कुछ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जाहिर सा बात है, मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं हमारा एटम का रेडियस यानी एटम का क्या साइज बढ़ जाता है। तो साइज किसके कारण बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कि ऑर्बिट्स के कारण बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस, देखो तुम, ये रहा न्यूक्लियस, अब इसके चारों तरफ ये जो तुम्हारे ऑर्बिट्स हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एक न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो अफेक्शन क्या होते चला जाता है, दूर होते चला जाता है। मतलब जब तक एक बात मान के चलो कि तुम यहाँ खड़े हो, मान लो कि तुम यहाँ खड़े हो और 10 किलोमीटर दूर एक सुंदर सी छरहरी सी सुंदर सी नारी तुमको दिखे, तो क्या तुम उस सुंदर सी नारी को देख पाओगे क्या, अफेक्शन उतना हो पाएगा क्या, जब तक बगल से ना गुजरे,
समझ रहे हो, बगल से गुजरेगी तभी तो तुम्हारे अंदर अफेक्शन आएगा। और एकदम दूर कोई खड़ी है तो क्या घंटा अफेक्शन आएगा, वहाँ तो आएगा नहीं ना। तो वही चीज़ यहाँ एक एटम के साथ भी होता है। जैसे जैसे ये ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट समझते ही होगे, ये ऑर्बिट्स का जैसे जैसे नंबर बढ़ते चला जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अफेक्शन भी कम होते चला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर होता है, इसका अफेक्शन उतना दूर तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, और इस डिस्टेंस में और ज़्यादा कौन अपना भूमिका निभा देता है, तो इनके बीच का, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, यानी कि ऑर्बिट्स में तो आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पता ही होगा कि ऑर्बिट्स में कौन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन होगा ना बच्चों, ये और इसके अफेक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्योंकि आपको पता ही है गर्लफ्रेंड लड़ेंगी तो क्या होगा, दूसरी लड़की की तरफ ध्यान दोगे, अपने लड़कियों को देखोगे। बोलो बोलो, अगर तुम्हारी 7-8 गर्लफ्रेंड हैं तो अब तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड भिड़ गई हैं तो क्या तुम नई गर्लफ्रेंड बनाने जाओगे या इनको पहले सटाओगे? ना 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 ना, ठीक है चलो, नहीं करता। बात समझ लो, बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे समझ में आता है समझ लो, बस ये सिंपल सा मेथड है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ये मतलब एस ब्लॉक के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट या कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ठीक है, और ग्रुप 2 के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो इसके पीछे का 2 रीज़न है, ये +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है। तो चलो मैं दोनों ही जो कंडीशन है दोनों को कंबाइन करके समझाता हूँ। सबसे पहले अल्कली मेटल्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए दिखाता है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए दिखाता है क्योंकि इसमें जो तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो +2 होगा। अब एक चीज़ और समझाता हूँ इसी से साथ ही साथ, देखो आपको पता है कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो कैसा होता है, NS1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है जो s ऑर्बिटल में जाता है, लास्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है जो s ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो ये एक कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये s ब्लॉक का ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चा लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, एटम के द्वारा लॉस किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अब यहाँ आ जाओ अल्कलाइन अर्थ मेटल में, आपको पता है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NS2 होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NS2 होता है। मतलब लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो s ऑर्बिटल में जाएंगे, और कैसे में जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे लास्ट के। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा, ये देखो, ध्यान दो इस पे अच्छे से, ये देखो, ठीक है, ये हो गया। ये पूरी तरह से क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, s ऑर्बिटल का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है ना, अब ये स्टेबल है तो मतलब इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना देना होगा, ज़्यादा देना होगा, और हमें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 इसका जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। किसका, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ज़्यादा होगा। ठीक है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट।
अब इसके बाद जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हम करवा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तो फिर ये कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा ईजी हो जाता है, मतलब पहले वाले से, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट IE1 से IE2 जो होता है, IE2 जो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, कम होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, ठीक है, से हमको कम लगाना पड़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। तो जब कम लगाना पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, हम एक साथ क्या कर रहे हैं, पहले 1 से एक को निकाल रहे हैं और दूसरे से दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकाल ले रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जा रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया सबको कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है। एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। चलो मान लेते हैं यहाँ सोडियम है, सोडियम इसका होता है 11, दिख रहा होगा। तो चलो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो देखो अपन लोगों ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवा दिया, तो अब बचा कितना, p6 बचा। p6 को चलो निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर p6 बच रहा है यहाँ पे, तो देखो अब ये ज़्यादा स्टेबल है, p ऑर्बिटल ये ज़्यादा स्टेबल है। अब मतलब हमको अब यहाँ से आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 अल्कली मेटल्स में बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज p ब्लॉक यहाँ पर p ब्लॉक बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ मतलब p ऑर्बिटल, ठीक है ना। p ऑर्बिटल यहाँ क्या है, स्टेबल है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 इसमें डालेंगे ही नहीं, ठीक है। अब यहीं पर आ जाओ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। देखो मैग्नीशियम ले लेता हूँ। मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है, लिख लो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, है ना। 2 2 4 6 10 और 2 12। तो देखो इसका वाला में s2 यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 के कंडीशन में कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और 2, अब 2 तो कम ही लगेगा ना, क्यों, क्योंकि अभी ये स्टेबल है। इसके एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, अनस्टेबल में। सिंपल सा बात है, अभी अनस्टेबल हो गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम डालना पड़ेगा 1 से, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आ गया ये चीज़, क्लियर है ना, 100% ना। जो भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भी कि ये क्लियर है या नहीं है। चलो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हम जानेंगे मेटालिक कैरेक्टर को, ठीक है ना, कि अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में मेटालिक कैरेक्टर कैसा होता है। तो सीधी सी बात है, मैं समझा देता हूँ। ये अल्कली मेटल्स ज़्यादा अच्छा मेटालिक बिहेवियर दिखाते हैं, यानी कि गुड बिहेवियर दिखाते हैं मेटालिक कैरेक्टर का, ठीक है, और ये उतने अच्छे मेटालिक बिहेवियर को नहीं दिखा पाते, ठीक है ना। तो चलो लिखो मेरे साथ, अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो मोस्ट मेटालिक होते हैं। कैसे होते हैं, अच्छे मेटालिक कैरेक्टर को दिखाते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये मोस्ट मेटालिक होते हैं, ये मोस्ट मेटालिक होते हैं। देखो अल्कली मेटल्स मोस्ट मेटालिक होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उतने अच्छे एलिमेंट, मतलब उतने अच्छे मेटालिक कैरेक्टर्स को नहीं दिखा पाते। तो ये कैसे होते हैं, लेस मेटालिक होते हैं। कैसे होते हैं, लेस मेटालिक होते हैं, ठीक है ना। अभी ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए धात्विक गुण, ठीक है ना। धात्विक गुण क्या होता है, धात्विक गुण क्या होता है, देखो धात्विक गुण क्या क्या होता है मेटालिक कैरेक्टर। सबसे पहला चीज़ होता है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स का सबसे पहला प्रॉपर्टी यही होता है ना। तो एक अच्छा मेटल कौन होता है, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, कंडक्ट करे। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, खासकर इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण कंडक्ट होता है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसके कारण कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण।
ठीक है ना, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तुम्हें पता ही होगा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पे ही, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी भी मूव करेगा, ठीक है ना, यानी कैरी करता है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ अच्छे से कौन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करेगा, तो सीधी सी बात है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम लोग अधिक से अधिकतर हर चीज़ समझ जाएंगे और जान जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से याद रखना। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। तो देखो यहाँ क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कूदक सकता है, फुदक सकता है, बंधा हुआ नहीं है किसी के साथ। बात समझ लो, मतलब समझ लो कि ये कैसा है, हाफ फील्ड है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है यहाँ पे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसकी शादी नहीं हुई है। अगर शादी हो जाए तो बंदा कैसा हो जाता है। आप यहाँ क्यों गए, ऐसे क्यों जा रहे हैं, मतलब क्या शादी के बाद लोग अपने मन की नहीं करते, और ये देखो ये अपनी मन की करता है, मतलब समझ रहे हो, ये हर जगह कूदक सकता है, उछल सकता है, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये एक अच्छा कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, अल्कली मेटल्स, इसलिए इसमें मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। सिंपल सी बात है, मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है, अच्छा होता है, मोस्ट मेटेलिक होता है। और ग्रुप 2 में कैसा है, NS2, हो गई शादी। शादी मतलब बर्बादी, ठीक है, तो शादी हो गई। तो शादी होने के बाद क्या हुआ, अब ये जो मेटल है, ठीक है ना, अब ये जो मेटल है वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बात समझो, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, मतलब पूरी तरह से फुल्ली फील्ड हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे सारे के सारे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करेंगे, अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुदक खुदक नहीं सकता, बंधा पड़ा है किसके साथ, एक और इलेक्ट्रॉन के साथ। सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, मेटेलिक कैरेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आप लोगों ने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो जाना ही होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ठीक उसका उलट, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देना, ठीक है ना, क्या कर देना, लूज कर देना, आसानी से दे देना। तो आप बताओ यहाँ पे कौन अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से कौन छोड़ सकता है अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स में, आप ही बताओ। बताओ, सीधी सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को कम एंथैल्पी यानी कम एनर्जी में कौन आसानी से रिमूव कर सकता है, जाहिर सा बात है अल्कली मेटल्स। क्यों, NS, देखो गलती लिखा है मैंने यहाँ पे, जाहिर सा बात है क्यों, क्योंकि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, NS1 होता है, मतलब इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 किसका, रुको बढ़िया बड़ा से लिख दे रहा हूँ, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 हमेशा ज़्यादा होगा किससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 हमेशा कम होगा किनसे, इनसे, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पूरी तरह से क्या नहीं है, फुली फील्ड नहीं है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 इसमें जितना लगेगा उससे कहीं ज़्यादा हमको अल्कलाइन मेटल्स में लगेगा। बात सिंपल सा है, अल्कली मेटल्स से हमेशा IE1 अल्कलाइन मेटल में लगेगा। तो आसानी से कौन छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन्स को, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल से, ठीक है ना। ये अच्छे, ये समझ में आ गया तुम लोगों को कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर कौन अच्छा दिखाता है, अल्कली मेटल्स ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्कली मेटल्स हैव a great tendency to lose क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो जाहिर सा बात है उस पर कौन सा बिहेवियर आ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाला बिहेवियर आ रहा है। ये बात आप अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है ना। देन क्या होगा, हेंस these are
highly, hence these are highly इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये ज़्यादा क्या होते हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये बात अच्छे से आप समझ लो, ठीक है ना। अब सवाल ये बनता है कि अल्कली मेटल्स में ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर कौन दिखाता है। तो याद रखना, अप टू डाउन, जैसे जैसे हम अप टू डाउन दिख रहा है ना, अप टू डाउन हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिख लो इसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर और कैरेक्टर जो लिखना चाहो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर या कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि जैसे जैसे एटम का साइज, ठीक है ना, एटम का साइज बढ़ेगा, बड़ा होगा, जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होगा वैसे वैसे क्या तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि एटम के साइज के बड़े हो जाने से वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देता है, लूज कर देता है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे हम कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा तब जब उसका एटम का रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब वीडियो हो गई है लगभग 40 मिनट की, अब लगभग आधे घंटे का ये वीडियो होगा। और मैंने पहले ही कहा है कि पिछले क्लास मतलब कि पिछले लेक्चर मैंने आधे घंटे का डाला था, वो लगभग 3 GB का हुआ था अपलोड करने में। बात समझ रहे हो? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको फिर किसके बारे में बाकी बचे हुए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को करवाता हूँ, और साथ ही साथ आप सारे का नोट्स बनाते चले जाएंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। और हाँ, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तो बताना ही बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है या अच्छी भी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको ये सब बिहेवियर समझ में नहीं आता। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो पक्का शेयर ज़रूर करना। मैं हूँ आपका दोस्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक्स।